गोंडोर मिडिल अर्थ पर इंसानों की सबसे पुरानी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिल्म में से एक थी। न्यूमिनोर आइलैंड पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद इंसानों ने इस रिल्म को बनाया था। गोंडोर की 3000 साल की हिस्ट्री में इसने कई सारे वॉर, प्लेग और सिविल वॉर्स का सामना किया और जब ये राज्य पूरी तरह से टूटने वाला था तब रिटर्न ऑफ किंग के बाद एक बार फिर से ये रिल्म महान बन गई। मूवीवर सीरीज 5 पर आज हम गोंडोर की पूरी हिस्ट्री को जानेंगे। न्यूमिनोर के डाउनफॉल के बाद वहां पर बचे हुए इंसान 9 शिप्स में मिडिल अर्थ की ओर चल पड़ते हैं, जिनमें से 5 शिप्स को एलेंडील का बेटा इसिल्डुर लीड कर रहा होता है। ये 5 शिप्स मिडिल अर्थ के वेस्ट में जाते हैं और 3220 सेकेंड एज में एंडविन रिवर के रास्ते से होकर एक नई जगह पर रुकते हैं जिसे वो अपनी रिल्म बनाना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर इसिल्डुर के पिता एलेंडील 4 शिप्स को लेकर ईस्ट की तरफ जाते हैं, जहां पर वो आर्नोर की रिल्म को फॉर्म करते हैं। स्टार्टिंग डेज में गोंडोर आर्नोर की रिल्म का एक पार्ट था जिसे एलेंडील के बेटे इसिल्डुर और एनारियोन गार्ड करते थे। इसके बाद इसिल्डुर एक और नया शहर फॉर्म करता है जिसे इथेलियन बोला जाता है, जो गोंडोर के वेस्ट में होता है और इसी शहर में वो मिनास इथिल का टावर फॉर्म करता है। ये टावर गोंडोर और मोरेडोर के बॉर्डर को डिवाइड करता है। मिनास इथिल का मीनिंग होता है टावर ऑफ द मून और यहीं पर इसिल्डुर ट्री ऑफ निम्लोथ भी लगाता है जिसे वो न्यूमिनोर से बचा कर लाया था। दूसरी तरफ इसिल्डुर का भाई एनोरियन मिनास आर्नोर को फॉर्म करता है जिसका मीनिंग होता है टावर ऑफ द सन। इन दोनों सिटीज के बीच में दोनों भाई एक और शहर बनाते हैं जिसे गोंडोर की कैपिटल बनाया जाता है और जिसका नाम होता है ओस्गिलियथ। गोंडोर के लोगों ने मिडिल अर्थ पर कई सारे लेजेंडरी स्ट्रक्चर्स बनाए और जिनमें से एक था टावर ऑफ ओरोगेंथ, जिसे बाद में टावर ऑफ आइजनगार्ड भी बुलाया गया। यह टावर न्यूमिनोर के अनब्रेकेबल ब्लैक स्टोन से बनाया गया था। इसके साथ ही इसिल्डुर एक अनब्रेकेबल ब्लैक स्टोन न्यूमिनोर से भी लाया था। इस ब्लैक स्टोन को स्टोन ऑफ एरेक बुलाया गया और ये वही स्टोन था जिस पर किंग ऑफ माउंटेन्स ने गोंडोर की हेल्प की ओथ ली थी, जिसे बाद में उसने तोड़ा और वो सब घोस्ट बन गए थे। इसके साथ ही गोंडोरियंस ने कालिनार्थोन में एक और बड़ा किला बनाया था जिसे ग्लिटरिंग केव्स बुलाया गया। इन बनाए गए ग्रेट स्ट्रक्चर्स में उन्होंने 4 पेलेंट्रीज को प्लेस किया जिसे वो लोग फॉल ऑफ न्यूमिनोर के दौरान बचा कर लाए थे। इनमें से 2 स्टोन्स मिनास आर्नोर और मिनास इथिल में रखे गए जहां पर इसिल्डुर और उसका भाई एनोरियन रहते थे। इसके अलावा एक पेलेंट्री गोंडोर की कैपिटल ओस्गिलियथ में रखा गया और चौथा पेलेंट्री टावर ऑफ ओरेथिन में रखा गया। इसके अलावा मिडिल अर्थ पर न्यूमिनोरियंस की पहले से भी कॉलोनीज होती थी जो लोग फेथफुल थे और न्यूमिनोरियंस के डिसेंडेंट्स थे। ये सभी लोग गोंडोर के आसपास कॉलोनीज में रहते थे जैसे कि बेलफेलास और पेलार्गियर। हालांकि गोंडोर आर्नोर की रिल्म का एक पार्ट था लेकिन ये रिल्म आर्नोर से ज्यादा पॉपुलर थी। लेकिन जैसे ही गोंडोर ने अपने सारे स्ट्रक्चर्स को मिडिल अर्थ में फॉर्म किया, इस राज्य को आर्नोर की हेल्प बहुत जल्द ही लेनी पड़ी। जैसे ही मिनास इथिल का कंस्ट्रक्शन पूरा होता है उसके कुछ दिन बाद ही माउंट डूम का ज्वालामुखी फट जाता है और वहां पर फायर ऑफ ओरोड्रिन उठने लगती है जो कि वहां पर सोरोन के आने का इशारा होता है। गोंडोर के लोग सोरोन को अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि उन्होंने न्यूमिनोर के टाइम पर सोरोन का सामना किया होता है और माउंट डूम फटने के बाद उन्हें पूरा विश्वास हो चुका था कि सोरोन फिर से आ चुका है। इस इंसिडेंस के बाद गोंडोर के लोग ओरोड्रुइन को एमोन एमेरोथ बुलाने लग जाते हैं जिसे माउंट डूम भी बोला जाता है। इसके बाद 3429 सेकेंड एज में सोरोन गोंडोर के खिलाफ अपना मार्च शुरू करता है। वो ओक्स की एक बहुत बड़ी आर्मी को ऑर्डर देता है कि वो लोग मिनाथ इसिल पर हमला करें। इस अटैक का सामना इसिल्डुर नहीं कर पाता और उसे वापस गोंडोर की तरफ आना पड़ता है और वो एंडविन नदी के रास्ते से होकर सीधा आर्नोर के लिए निकल जाता है ताकि वो अपने फादर एलेंडील से हेल्प ले सके। दूसरी ओर इसिल्डुर का भाई एनोरियन अगले 5 साल तक गोंडोर को सोरोन की फोर्सेस से बचाता रहता है। वो सोरोन की फोर्सेस को ओस्गिलियथ से निकाल देता है और उन्हें मिनास इथिल तक वापस धकेल देता है। लेकिन मिनास इथिल में सोरोन की फोर्सेस फिर से इकट्ठा हो जाती हैं और वहां पर एनोरियन की आर्मी कमजोर पड़ जाती है, जिसके बाद एनोरियन को अपनी सेना वहां से पीछे हटानी पड़ती है। इसके बाद 3434 सेकेंड एज में इसिल्डुर आर्नोर की सेना के साथ वापस गोंडोर की तरफ आता है। यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट के इंसानों की सभी सेनाएं इकट्ठी होती हैं और एल्फ्स भी उनका साथ देते हैं। इस बड़ी सेना को द लास्ट अलायंस बुलाया गया था। लास्ट अलायंस मोरेडोर के नॉर्थ की साइड से सोरोन पर अटैक करती है। एलेंडील का बड़ा बेटा एनोरियन भी अपनी सेना नॉर्थ में लेकर आता है और लास्ट
अलायंस को ज्वाइन करता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है सौरोन के ऑक्स और लास्ट अलायंस के बीच, जिसे डैगर एलाग्रेट बोला जाता है, जिसमें लास्ट अलायंस की सेना जीत जाती है और वो मोरेडोर की तरफ बढ़ने लग जाती है। इसके बाद अगले 7 साल तक अलायंस सौरोन के फोर्ट्रेस बाराडूर को सीज करके रखती है। इस सीज के छठे साल में सौरोन की आर्मी पत्थरों से लास्ट अलायंस पर हमला करती है। इस हमले में एलेंडील का बड़ा बेटा एनोरियन मारा जाता है। इसके बाद 3441 में फाइनली सौरोन बाराडूर से बाहर आता है और वो लास्ट अलायंस के साथ फाइट करता है। सौरोन का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो लास्ट अलायंस के सैनिकों को माउंट डूम के स्लोप्स तक धकेल देता है। लेकिन वहीं पर इस बैटल की सबसे मशहूर कॉम्बैट होती है, जिसमें सौरोन का सामना एल्फ किंग गिल-गैलेड और इंसानों का किंग एलेंडील करते हैं। इस कॉम्बैट में गिल-गैलेड और एलेंडील मारे जाते हैं और इसिल्डूर अपने पिता की टूटी हुई तलवार से सौरोन की उंगली पर वार करता है, जिससे रिंग सौरोन के हाथ से कट जाती है और रिंग इसिल्डूर के पास आ जाती है और सौरोन हार जाता है। रिंग से दूर होने के बाद सौरोन कोई फिजिकल फॉर्म नहीं ले सकता था, इसलिए वो वापस ईस्ट में भाग जाता है। इस युद्ध के बाद इसिल्डूर रिंग को लेकर वापस गोंडोर आ जाता है और वो आर्नोर और गोंडोर का नया हाई किंग बनता है। इसिल्डूर ने अपने भाई एनोरियन और अपने फादर एलेंडील की कब्र को गोंडोर में ना बनवाते हुए एमान अनवर के ऊपर उनकी टॉम को बनवाया और उसे सीक्रेट रखा। उसने उनकी कब्र के ऊपर व्हाइट ट्री के सीड्स को भी प्लांट किया। उसने यह एक पौधा अपने भाई एनोरियन की याद में मिनास तिरिथ के ऊपर भी लगाया, जिसे हमने रिटर्न ऑफ द किंग में भी देखा था। इसके बाद इसिल्डूर ने अपने नेफ्यू मेनहेलडिल को रूल के लिए प्रिपेयर किया और 2 साल के बाद उसने गोंडोर को छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद थर्ड एज स्टार्ट होता है और थर्ड एज के सेकंड ईयर में इसिल्डूर गोंडोर को उसके थर्ड किंग मेहेंडेल के हाथों में दे देता है और खुद आर्नोर के लिए निकल जाता है। इसके बाद इसिल्डूर जब रास्ते में होता है तब ऑक्स की एक टुकड़ी उसकी सेना पर हमला करती है और इस हमले में इसिल्डूर मारा जाता है। वह एंडुइन नदी में गिर जाता है और इसिल्डूर के साथ ही द वन रिंग भी एंडुइन नदी में खो जाती है। इसके कुछ सालों बाद लोग इसिल्डूर और द वन रिंग को भूल जाते हैं और गोंडोर और आर्नोर अगले 800 सालों तक तरक्की करते हैं। इन 800 सालों में गोंडोर और आर्नोर मिडिल अर्थ के सबसे पावरफुल किंगडम्स बन जाते हैं। इन 800 सालों में गोंडोर पर पहला इन्वेजन 1492 थर्ड एज में ईस्टरलिंग्स करते हैं, जिसमें ईस्टरलिंग्स हार जाते हैं। इसके बाद 830 थर्ड एज से 1149 के बीच में गोंडोर अपना गोल्डन पीरियड एक्सपीरियंस करता है। इस टाइम पीरियड में गोंडोर पर 4 कंसेक्यूटिव किंग्स रूल करते हैं, जिन्हें द शिप किंग्स भी बोला जाता है, जिनके नाम होते हैं तारानोन फालास्टोर, एरानिल वन, सिरियानडेल और किरियाहेल। इन चारों किंग्स ने गोंडोर की बाउंड्रीज को ईस्ट में फैलाया और इन सालों के बीच में गोंडोर को इन्होंने एक पावरफुल मिलिट्री और एक स्ट्रॉन्ग नेवी दी। इन 4 किंग्स में से पहले किंग तारानोन ने गोंडोर की बाउंड्री को ईस्ट और वेस्ट में काफी वास्ट तक फैला दिया। तारानोन की वाइफ एक ब्लैक न्यूमिनोरियन थी, जिसका नाम होता है क्वीन ब्रूथियल। यह क्वीन रूड और लवलेस थी और यह क्वीन अपनी स्पाई कैट्स के लिए जानी जाती थी। तारानोन पहला एक गोंडोरियन किंग था जिसकी डेथ उसके एयर अनाउंस होने से पहले ही हो गई थी। उसके बाद गोंडोर का अगला किंग एरियानिल फर्स्ट बनता है। एरियानिल भी गोंडोर के एक्सपेंशन को कंटिन्यू रखता है और गोंडोर की नेवी को पावरफुल करने के लिए वह काफी बड़े शिप्स बनाता है। गोंडोर ने मिडिल अर्थ की लैंड पर काफी ज्यादा एक्सपेंशन बढ़ा लिया था, लेकिन अभी तक मिडिल अर्थ के कुछ बड़े पोर्ट्स ऐसे थे जिन पर गोंडोर अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया था। इन्हीं में से एक पोर्ट था उम्बार, जिस पर ब्लैक न्यूमिनोरियंस का कब्जा था और वहां का लॉर्ड था हेराड्रिम। इसके बाद 933 में एरियानिल अपनी नेवी को इकट्ठा करता है और वो हेवन ऑफ उम्बार पर अटैक प्लान करता है। वह उम्बार के हार्बर पर कंट्रोल कर लेता है, लेकिन 3 साल बाद समुद्र में उठे एक तूफान में एरियानिल मारा जाता है और खो जाता है। जिसके बाद गोंडोर का अगला राजा एरानिल का बेटा किरियानडिल बनता है। किरियानडिल भी अपने फादर एरियानिल की तरह और ज्यादा शिप्स को बनाता है। वह गोंडोर पर 79 ईयर्स तक राज करता है और 79 ईयर्स के बाद जब हेराड्रिम बाकी के निकाले हुए ब्लैक न्यूमिनोरियन लॉर्ड्स को इकट्ठा करके उम्बार में अटैक करता है, वहां पर किरियानडिल मारा जाता है। इसके बाद किरियानडिल का बेटा किरियाहिर 4th शिप किंग बनता है, जिसे आखिरी शिप किंग भी बोला जाता है। किरियाहिर अपनी सेना को इकट्ठा करता है और वो नेवी के रास्ते से और लैंड पर हेराड्रिम के उम्बार पर हमला करता है और 1052 एज में उसे ब्लैक न्यूमिनोरियंस के खिलाफ जीत मिल जाती है। इस हार के बाद ब्लैक न्यूमिनोरियंस किरियाहिर की लॉर्डशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो उसे अपना हाई किंग मान लेते हैं। इन सालों तक गोंडोर अपने सबसे पावरफुल टाइम में चल रहा होता है। अगले 100 सालों तक गोंडोर मिडिल अर्थ पर सबसे बड़ा राज्य बन चुका था।
वह ईस्ट से लेकर वेस्ट तक अपनी टेरिटरीज को बढ़ा चुका था और गोंडोर की रिल्म इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसे संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। 1149 थर्ड एज में किरियाहिर मर जाता है और उसके मरने के बाद गोंडोर का बुरा वक्त शुरू होने वाला था। 1149 में किरियाहिर का बेटा एटानाटार गोंडोर का अगला हाइकिंग बनता है। एटानाटार अगले 79 ईयर्स तक गोंडोर पर रूल करता है और इसी दौरान गोंडोर का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। इसके बाद 1304 थर्ड एज में रोमेंडसिल सेकंड गोंडोर का 19th किंग बनता है। रोमेंडसिल गोंडोर का एक इफेक्टिव रूलर बनकर सामने आता है। रोमेंडसिल ने अपने टाइम में कई सारी बैटल्स जीती। जब आर्नोर पर रोमेंडसिल के अंकल रूल कर रहे होते हैं तब उस टाइम पर ईस्टरलिंग्स गोंडोर की नॉर्थर्न टेरिटरीज पर हमला करते हैं। जब रोमेंडसिल को इस बात का पता लगता है तो वो गोंडोर से एक बड़ी आर्मी लेकर नॉर्थ की तरफ जाता है और ईस्टरलिंग के अटैक्स को रोकता है। यहाँ पर वो ईस्टरलिंग्स के अटैक को पूरी तरह से दबा देता है और उनकी पूरी सेना को हरा देता है और यहीं से उसका नाम रोमेंडसिल पड़ता है। इस नाम का मीनिंग होता है द ईस्ट विक्टर। इसी साल के एंड में रोमेंडसिल एंडविन नदी के किनारे कालिनार्थोन में इसियल्डूर और एनारियोन के पिलर्स बनवाता है। इसी टाइम पे एंडविन नदी के वेस्टर्न शोर्स पे सी ऑफ सीइंग और सी ऑफ हियरिंग के कंस्ट्रक्शंस भी बनाई जाती हैं। रोमेंडसिल ने मिडिल अर्थ के नॉर्थमैन में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था। उसने अपने एक बेटे को नॉर्थ में रहने के लिए भेजा और वहां के लोगों से दोस्ती की और आगे चलकर यही कारण बना कि गोंडोर में एक सिविल वॉर शुरू हुआ। रोमेंडसिल के बेटे का नाम प्रिंस वालाकार होता है। वो नॉर्थ में रह रही एक लड़की से शादी करता है और आगे चलकर उसके बेटे का नाम रखा जाता है एल्डकार। रोमेंडसिल की डेथ के बाद वेल्डकार ने गोंडोर पर 66 ईयर्स तक राज किया। इसके बाद 1432 थर्ड एज में जब वेल्डकार की डेथ हुई तब उसके बेटे एल्डकार ने गोंडोर की गद्दी संभाली। यह बात न्यूमिनोरियंस और गोंडोर के लोगों को पसंद नहीं आई क्योंकि वो एल्डकार को एक नॉर्थमैन मानते थे और वो उसे अपना राजा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इन रिबेलियंस को लीड कर रहा होता है कैस्टमीर जो एल्डकार का कजन ब्रदर होता है। कैस्टमीर गोंडोर का मास्टर ऑफ शिप होता है और उसे उम्बार और पैलागीर के लोग सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद 1437 में कैस्टमीर अपने कजन ब्रदर एल्डकार के खिलाफ ओपन रिबेलियन वॉर शुरू कर देता है। वो सबसे पहले ओस्गिलियत पर अपना कंट्रोल करता है। ओस्गिलियत में हुई इस बैटल से पूरी सिटी जल चुकी थी। इस बैटल के दौरान ओस्गिलियत का डूम ऑफ टावर भी पूरी तरह से तबाह हो जाता है और उसमें रखा हुआ पेलेंट्री एंडविन नदी में खो जाता है। इसी बैटल के दौरान कैस्टमीर एल्डकार के बेटे ओरिएंडिल को मार देता है। जब एल्डकार और उसके सपोर्टर इस अटैक का सामना नहीं कर पाते तो उसे गोंडोर से भागना पड़ता है। एल्डकार नॉर्थ में चला जाता है और जो नॉर्थमैन और वहां की आसपास की टेरिटरीज गोंडोर के लिए लॉयल होते हैं अब वो एल्डकार के साथ मिल जाती हैं। उधर कैस्टमीर अगले 10 साल तक गोंडोर पर राज करता है। इन 10 सालों में कैस्टमीर बहुत ज्यादा क्रूल होता है और गोंडोर के लोग अब उसे पसंद नहीं करते थे। इसके बाद 1447 में एल्डकार नॉर्थमैन की सेना को इकट्ठा करके रोवेनियन के रास्ते से होकर गोंडोर की तरफ पहुंचता है और कैस्टमीर की सेना के साथ एक वॉर करता है। यह बैटल कैस्टवी ऑफ एरुवरी में लड़ी जाती है और इसमें दोनों साइड से बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। इसी वॉर में एल्डकार और कैस्टमीर के बीच में कॉम्बैट होती है जिसमें एल्डकार कैस्टमीर को मार देता है और अपना बदला ले लेता है। इसके बाद कैस्टमीर के जो बेटे होते हैं वो वापस पैलागीर की तरफ भाग जाते हैं और वहां से फिर उम्बार चले जाते हैं। यहाँ पर एल्डकार उनके पीछे नहीं आ पाता क्योंकि उसके पास अपने शिप्स ही नहीं थे और यही कारण बनता है कि उम्बार गोंडोर की टेरिटरी से अलग हो जाता है और अगले 400 सालों तक उम्बार एक अलग राज्य बनकर रहता है। उम्बार पहुंचने के बाद कैस्टमीर के बेटे हार्ड्रिम के ब्लैक न्यूमिनोरियंस के साथ एक अलायंस बनाते हैं जो गोंडोर के कई हजार सालों से दुश्मन थे। इसके बाद 1551 थर्ड एज में कैस्टमीर के बेटे और हार्ड्रिम के ब्लैक न्यूमिनोरियंस गोंडोर पर एक बार फिर से अटैक करते हैं और इस बैटल में वो एल्डकार के सन एलाड्रिम को मार देते हैं। इसके 10 साल बाद एल्डमीर के बेटे हैड्रिम के लोगों को हरा देते हैं जिसके बाद एल्डमीर के बेटे का नाम हायर मैंडरसिल सेकंड पड़ जाता है। इसके बाद 1363 तक गोंडोर में शांति रहती है लेकिन उसी साल गोंडोर और पूरे मिडिल अर्थ में एक ब्लैक प्लेग फैल जाता है। यह प्लेग मिडिल अर्थ के बहुत बड़े एरिया को इफेक्ट करता है और जब मिडिल अर्थ के लोग इस प्लेग का सोर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि यह एक काला जादू है जो ईस्ट और डोर गुलडोर की टेरिटरीज से फैल रहा है। एक्चुअल में यह प्लेग सोरोन ने फैलाया था
जो उस टाइम पर डोर गुलडोर में एंटर कर चुका था। इस प्लेग से सबसे ज्यादा नुकसान ओस्गिलियत शहर में हुआ था, जहां पर तकरीबन 90% आबादी मर चुकी थी। इसके बाद गोंडोर की कैपिटल मिनास आर्नोर को बनाया गया। इस प्लेग से कैलिनार्थ्रोन भी पूरी तरह से अबेंडेंट हो चुका था और वहां की पूरी आबादी खत्म हो चुकी थी। इसी प्लेग में गोंडोर का किंग टेलिमिनार और उसके सारे बच्चे मारे जाते हैं और गोंडोर का व्हाइट ट्री भी इस प्लेग से मरने लगता है। इस प्लेग के कारण गोंडोर की स्ट्रेंथ और ज्यादा कम हो जाती है और इसके बाद 1856 थर्ड एज में ईस्टरलिंग्स गोंडोर पर हमला करते हैं। ईस्टरलिंग की इस सेना को वेन राइडर कहकर बुलाया जाता है और वो गोंडोर के रोवेनियन वाले इलाकों में लोगों पर हमला करती है। इस टाइम पर गोंडोर का किंग नार्मसल सेकंड होता है और वो गोंडोर की सेना और नॉर्थमैन की सेना को इकट्ठा करता है और मार्कवुड में ईस्टरलिंग्स के साथ एक बैटल करता है। इस बैटल में गोंडोर को बहुत नुकसान होने वाला था। ईस्टरलिंग्स नार्मसल सेकंड को मार देते हैं। इस बैटल में गोंडोर के कई सारे सैनिक मारे जाते हैं और इस बैटल को ईस्टरलिंग्स जीत जाते हैं। बचे हुए नॉर्थमैन रोवेनियन को छोड़कर भागते हैं और वो एंडविन नदी के नॉर्थन साइड्स में जाकर शरण लेते हैं। बाद में इन लोगों को एओथेड कहकर बुलाया जाता है। इसके बाद इन एओथेड का जो फर्स्ट लॉर्ड होता है वो गोंडोर के नए किंग कैलीमेतार को वार्न करता है कि ईस्टरलिंग्स कैलिनार्थोन पर हमला करने वाले हैं, जिसके बाद कैलीमेतार ईस्टरलिंग्स पर गोंडोर की साइड से हमला कर देता है और इसी टाइम पर इथियोड और नॉर्थमैन के लोग गोंडोर के किंग का साथ देते हैं और वो ईस्टरलिंग्स को हरा देते हैं। इसके बाद 1940 थर्ड एज में कई सेंचुरीज के बाद आर्नोर और गोंडोर के किंग एक दूसरे से मिलते हैं। किंग एराफेंट और गोंडोर के किंग ओंडेहोर रियलाइज करते हैं कि गोंडोर को प्लेग, इन ईस्टरलिंग्स के हमले और ब्लैक स्पिरिट्स ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और अब टाइम आ चुका है कि आर्नोर और गोंडोर फिर से अलायंस बनाएं। वो ड्यूनेडाइन की ब्लड लाइन को बचाने के लिए प्रिंस एरिडुई की शादी ओंडेहोर की बेटी फ्यूरिया के साथ शादी करवा देते हैं, लेकिन यह अलायंस सिर्फ 4 साल तक ही टिक पाता है, क्योंकि 4 साल के बाद उम्बार की साइड से हेराड्रिम के लोग गोंडोर पर अटैक करते हैं और इस हमले के कुछ दिन बाद ईस्टरलिंग्स के वेन राइडर्स भी गोंडोर पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर ओंडेहेर का डिस्टेंस कजन आर्नेल सेकंड साउथ की साइड से हेराड्रिम के लोगों पर हमला करता है। वहीं एक दूसरी सेना ईस्टरलिंग्स के हमले को रोकती है। ईस्टरलिंग्स पर हुए हमले में ओंडेहेर खुद शामिल था और इस हमले में वो खुद और उसके सारे बेटे मारे जाते हैं। हेराड्रिम के लोगों को हराने के बाद एरेनिल सेकंड अपनी आर्मी को नॉर्थ की तरफ मोड़ता है, जहां पर वो ईस्टरलिंग्स पर एक सरप्राइज अटैक करता है और उन्हें हरा देता है, जिसके बाद बचे हुए ईस्टरलिंग फिर से ईस्ट की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन अब गोंडोर का राजा मर चुका था, इसलिए ओंडोहेर के दामाद एरवेडुई और एरेनिल सेकंड के बीच थ्रोन को क्लेम करने के लिए डिस्प्यूट छिड़ जाता है। जो न्यूमिनोरियंस की पुरानी परंपरा को मानने वाले थे, यहाँ पर वो एरेडुई का साथ देते हैं। एंशिएंट न्यूमिनोर में यह लॉ था कि राजा के मरने के बाद उसकी ब्लड लाइन से ही उसके वारिस को चुना जाएगा और अगर उसका बेटा ना हुआ तो उसकी बेटी क्वीन बनेगी। इसीलिए वहां के लोग चाहते थे कि राजा के बेटी फिरियल ही क्वीन बने। लेकिन दूसरी तरफ स्टुअर्ट पेलिंडोर और गोंडोर के काउंसिल के लोग यह चाहते थे कि गोंडोर का अगला राजा इसिल्डूर के खानदान से ही बने और वो एनोरियन का इंसेस्टर होना चाहिए। और यहाँ पर दोनों साइड्स के बीच में एक डिस्प्यूट हो जाता है, लेकिन एरेनिल सेकंड एक वाइज और एक नोबल इंसान होता है। वो चीजों को समझता है और एरेडुई को एक खत लिखता है जिसमें वो मेंशन करता है कि वो आर्नोर की मददों को कभी नहीं भूलेगा और वो इस अलायंस को कंटिन्यू भी रखेगा और वो कभी नहीं चाहेगा कि एलेंडील के खानदान में दरार पड़े। और वो एरेडुई से वादा करता है कि जब भी आर्नोर को गोंडोर की जरूरत पड़ेगी तब वो लोग उसकी मदद करेंगे। और इसी तरह गोंडोर का अगला किंग एरेनिल सेकंड को बना दिया जाता है। जब विच किंग आर्नोर पर हमला करता है तब एरेनिल सेकंड अपने वादे को पूरा करता है। वो आर्नोर के लिए गोंडोर से मदद भेजता है और विच किंग से हुए वॉर में उनकी मदद करता है। लेकिन जब तक गोंडोर आर्थडाइन के बॉर्डर्स तक पहुंचता है तब तक विच किंग उस वॉर को जीत चुका होता है और यहाँ का किंग एरवेडुई भी मारा जा चुका होता है। इसके बाद वहाँ का अगला किंग एयानोर किरीडैन और लिंडन के एल्व्स के साथ फिर से विच किंग पर हमला करता है और इस बैटल में ये लोग विच किंग को हरा देते हैं। यहाँ पर एरानोर विच किंग से सिंगल कॉम्बैट करना चाहता था,
लेकिन जैसे ही वो विच किंग की तरफ बढ़ता है उसका घोड़ा डर जाता है और वो मैदान से भाग जाता है, जिस पर विच किंग उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन तभी वहां पर ग्लोरोफिंडेल अपनी सेना के साथ पहुंचता है, जिसे देखकर विच किंग खुद वहां से भाग जाता है। और यहीं पर ग्लोरोफिंडेल उस प्रोफेसी को रिवील करता है जिसमें कहा गया था कि विच किंग को कोई मेल इंसान नहीं मार सकता। इसके बाद विच किंग गोंडोर की तरफ जाता है और वहां पर एक वॉर स्टार्ट कर देता है। इसके बाद 1980 में वो मोरेडोर लौटता है और वहां से वो गोंडोर पर हमले करना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे यहाँ पर बाकी नाज़गुल्स भी इकट्ठा हो जाते हैं और 20 साल बाद वो लोग मिनास ईथियल पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद 2002 थर्ड एज में विच किंग को वहां पर रखा पैलेंट्री मिल जाता है, जिसके बाद उस एरिया पर पूरी तरह से ऑक्स कब्जा कर लेते हैं और मिनास ईथियल का नाम बदलकर मिनास मोरगुल रख दिया जाता है। इसके बाद ईथियल में रहने वाले गोंडोरियंस को वो शहर छोड़ना पड़ता है और वो मिनास आर्नोर की तरफ जाते हैं। एरियानोर अपने फादर की डेथ के बाद गोंडोर आ जाता है और कुछ सालों बाद विच किंग उसे एक सिंगल कॉम्बैट के लिए मिनास मोरगुल आने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पर गोंडोर का स्टुअर्ट मार्डिल वोर्नोवोय एयानूर को मिनास मोरगुल जाने से रोक देता है। लेकिन इसके 7 साल बाद 2050 थर्ड एज में विच किंग फिर से एयानूर को चैलेंज करता है और इस बार एयानूर खुद को रोक नहीं पाता और वो विच किंग से कॉम्बैट करने के लिए मिनास मोरगुल पहुंच जाता है। एयानूर अपने क्राउन को हाउस ऑफ डेड में रख जाता है और गोंडोर की जिम्मेदारी स्टुअर्ट को दे जाता है, जिसके बाद वो एक छोटी सी नाइट्स की कंपनी के साथ मिनास मोरगुल के लिए निकल जाता है। लेकिन ये सफर राजा के लिए आखिरी होता है और उसके बाद से उनमें से कोई भी वापस गोंडोर लौटकर नहीं आता। इस टाइम पर एयानूर का कोई भी बेटा नहीं होता और गोंडोर की गद्दी के लिए कोई भी एयर ना होने के कारण गोंडोर की गद्दी को अब स्टुअर्ट संभालने वाले थे और इसी तरह एनोरियन की मेल लाइन खत्म हो जाती है। इसके बाद गोंडोर में एक अनाउंसमेंट होती है कि जब तक राजा का एयर वापस लौट कर नहीं आएगा तब तक गोंडोर की गद्दी पर स्टुअर्ट राज करेंगे। इसके बाद अगले 1000 सालों तक गोंडोर की गद्दी पर स्टुअर्ट्स ही रहने वाले थे। इस बीच में रोहान का फॉर्मेशन होने वाला था, स्टारीज मिडल अर्थ पर आने वाले थे, वॉर ऑफ रिंग होने वाला था और खोई हुई ड्यूनेडाइन लाइन फिर से गोंडोर एक बार वापस आने वाली थी, जिसे द रिटर्न ऑफ किंग कहा जाने वाला था। गोंडोर की पूरी हिस्ट्री एक वीडियो में कवर नहीं की जा सकती, इसलिए मैं इसे 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। अगर आपको यह पार्ट अच्छा लगा तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर।